नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। आज तारीख है 18 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो। कल 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ है, जिसमें आगे का डेट दिया गया है। अगला सप्ताह में ही अगला डेट, और उसमें ये कहा गया है कि कल का जो फैसला आया, कल का जो सुनवाई है, उसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोचिंग संस्थान और जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें कुछ खामियां हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है फैसला में कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कई सारी खामियां और कमियां मौजूद हैं, जिसके आधार पर हम इस केस की सुनवाई करेंगे। कोचिंग संस्थान के जो भूमिका है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो हाई कोर्ट ने इग्नोर कर दिया है कि आप कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक करते हैं और उसके पश्चात से कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हूबहू ऑप्शन सहित सवाल मैच कर जाते हैं, तो उनको लगा है कि कुछ कमियां और खामियां मौजूद हैं हाई कोर्ट के फैसले में, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। नेक्स्ट सुनवाई जल्द ही होने वाला ही, अगले सप्ताह में 21 या 22 तारीख को है शायद, देख लीजिएगा। और ये 70 बीपीएससी केस का अपडेट है। सुनवाई तो होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये जरूर है मेंस पर इसका कोई प्रभाव मुझे तो नहीं दिख रहा है। मेंस एग्जामिनेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक दो हियरिंग में तो निकल के आता नहीं है। थोड़ा सा फैसला लंबा चलता है, कभी कभार बहस लंबा चलता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ बोर्ड को लेकर जो भारत सरकार ने एक्ट लगाया है, तो उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई से अभी रोक लगा दिया है कि आप अभी कुछ भी आगे कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप कुछ भी चेंज किए बिना हमें जवाब दीजिए, कुछ हफ्ता का समय दिया गया है। इस न्यूज़ को ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। जुडिशियल रिव्यू करने का ये एक उदाहरण के तौर पर आप उपयोग कर सकते हैं, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं, एक एक करके देखते चलेंगे। 71 बीपीएससी को लेकर के बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं किस प्रकार से ग्रुप अगर हम ऐड हों। कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहता है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप एस्पिरेंट का ज्वाइन कर लीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। पीडीएफ वगैरह भी मिल जाता है आपको। ठीक है, देखिए आज का पहला न्यूज़, दो न्यूज़ को कंबाइन कर दिया है मैंने इसमें, इसी इंडियन एक्सप्रेस में ही है। एक द हिंदू में, एक इंडियन एक्सप्रेस में है। तो इंडियन एक्सप्रेस में तो हेडलाइन वाला है, और न्यूज़पेपर के अंतर्गत एक अंदर में एक न्यूज़ बनाया गया। इसमें है कि कौन से ऐसे की इशू हैं जिसको लेकर के चैलेंज किया गया है। तो शुरुआत में क्या है कि सरकार ने 5 मई 2025 तक इन पहलुओं पर कोई बदलाव या नियुक्ति पर रोक लगा दिया गया है कि इन पहलुओं पर कोई भी बदलाव या नियुक्ति आप नहीं करेंगे, और इतने दिनों के भीतर 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। और बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि हम इस पर सुनवाई करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी कमियां और खामियां मौजूद हैं जिसका हम सुनवाई करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान में अधिकार दिया गया है अपनी संस्था के निर्माण का, और अल्पसंख्यकों का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। कभी आपने सोचा है, कल एक बच्चे ने, हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सारे ही अच्छे होते हैं, कि आप ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सारे बच्चों की समझने की क्षमता अलग अलग होती, इसलिए मुझे बिल्कुल शून्य से ले जाना पड़ता है। अल्पसंख्यकों को अधिकार क्यों दिया गया है भारतीय संविधान में, मैं आपसे पूछूं अगर, तो क्या कारण है? कारण यह है बंधुओं कि भारत का संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय देश की परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी। हमारे यहाँ पर भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बनाए गए थे, जिसे पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया, और इस्लामिक के जो मानने वाले बहुत सारे लोग थे जिनकी पाकिस्तान में आस्था थी, वो पाकिस्तान को चले गए। बाकी मुस्लिम जो भारत में रह गए या अल्पसंख्यक जो भारत में रह गए। तो जिन्ना ने जो पॉइंट दिया था कि आप हिंदुओं के साथ सेफ नहीं रह सकते हैं, और उसको हमें खारिज करना था, आपको गलत बताना था कि भाई गलत हो, जिन्ना को हमें गलत बताना था। इसलिए हमने भारत के संविधान में भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग कि कोई भी भारत में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, इसको लेकर के हमने अपने संविधान में मूल अधिकार में इस चीज़ को डाला कि भारत में अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार प्राप्त है। ये हमने इसी के कारण से डाला था। इसी को और आगे ले जाते हुए नेहरू और लियाकत समझौता होता है, जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात की जाती है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम वक्फ बोर्ड जो एक्ट पारित किया गया है, हम इसमें जुडिशियल रिव्यू करने जा रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं वो हम पूरा देखेंगे और संविधान के अनुसार इसको नापेंगे। अगर ये सही निकला तब तो अच्छी बात है, अगर ये गलत निकला तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, यानी कि ये वैध नहीं होगा, इसको अवैध घोषित कर दिया जाए। मुझे जो आपको पढ़ाना है, कल का न्यूज़ नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको पढ़ाना है कि किन आधारों पर चुनौती दी जा रही है और कौन से ऐसे इशू हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। वक्फ अधिनियम 2025 की चुनौतियां। याचिकाकर्ता ने वक्फ अधिनियम 2025 में कई मुद्दों को उठाया जिसमें वक्फ बाय यूज की अनुपस्थिति और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति शामिल है कि आपको मंदिर न्यास बोर्ड में आप ऐसा करें कि उसके हेड जो हैं वो वैसी साहब को बना लें, बनाएंगे आप। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है एक धार्मिक संस्था है, अल्पसंख्यकों की संस्था है, इसमें गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर के इशू फंसा हुआ है। वक्फ बाय यूज का अर्थ है कि वक्फ संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किसी विशेष समुदाय के लिए किया जा सकता है। इनकी अनुपस्थिति और गैर मुस्लिमों की भागीदारी संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामले उठाती है, सवाल उठाती है। पहला इशू ये है जिसके आधार पर चैलेंज किया गया है, पहला इशू यही है जिसके आधार पर चैलेंज किया गया है। दूसरा है कि याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं, दारुल उलूम देवबंद के मौलाना महमूद मदनी हैं और ये याचिकाकर्ता वक्फ कानून में संशोधन को चुनौती दे रहे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 से 30 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है उसके आधार पर चैलेंज किया जा रहा है। मेरे एक शिक्षक बहुत पहले जब पढ़ा रहे थे कि धार्मिक अल्पसंख्यक और ये सब, तो वो बता रहे थे कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का स्कूल बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। तो उस समय एक छोटा सा प्रश्न मैंने उनसे पूछा था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मैंने बस उनसे ये पूछा था कि अल्पसंख्यक के बच्चे बहुसंख्यक के साथ बैठकर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, बताइए क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्या इशू है? इशू कुछ नहीं है, इशू कुछ भी नहीं है। इशू क्या है? बस देश के संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों को ये ना हो कि अगर पाकिस्तान का निर्माण हो गया है तो हम हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसी कारण से लिखित रूप से दिया गया है कि अभी कोई इशू नहीं है बहुसंख्यक के। हमने भी स्कूल में पढ़ाई कि वहाँ मुस्लिम बच्चे भी होते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन फिर भी लिखित रूप में इसी कारण से दिया गया है कि जो देश का विभाजन हुआ उसका प्रभाव इस देश में रहने वाले लोगों पर में नहीं पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैं आपको समझा रहा हूं, बस इशू यही है, इशू यहां पर यही चीज है। वक्फ बाय यूज का मतलब होता है वक्फ संपत्ति का उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है या पंजीकृत नहीं होने पर भी वैध हो सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने जो पूछा वो यही पूछा। देखिए उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, मेरा काम है आप तक चीज़ों को पहुँचाना, बाकी आप उसको कैसे गैदर करते हैं ये आपके ऊपर है। उन्होंने बोला कि कई सारे मस्जिद जो हैं वो 100 200 साल पुराने हैं, दरगाह 100 200 साल पुराने हैं, वो कहाँ से पेपर लेकर के आएंगे? वक्फ कानून तो बना है वो 1935 के आसपास, उससे पहले के जो स्ट्रक्चर हैं इस्लामिक वो कहाँ से लेकर के आएंगे पेपर? इस प्रकार के सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया है। यह प्रावधान वक्फ संपत्तियों के लचीले उपयोग और पंजीकरण की अनिवार्यता पर सवाल उठाता है जो कानूनी और धार्मिक प्रबंधन में बदलाव ला सकता है। गैर मुस्लिमों की नियुक्ति। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई गई है। यह मुद्दा धार्मिक स्वायत्तता और वक्फ प्रबंधन में बाहरी हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है जो मुस्लिम समुदाय के प्रति संवेदनशील है। जिला कलेक्ट्रेट की शक्तियाँ। जिला कलेक्टर को विवादित वक्फ संपत्तियों पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है, कलेक्ट्रेट को दी गई, कलेक्टर साहब को दी गई है। दुनिया की सारी शक्तियां हमने एक ही आदमी को दे दी, कलेक्टर साहब को। उनको भी लगता है हम भगवान हैं, उनको हमने ये शक्तियां भी दे दी। देखिए क्या है, यह प्रावधान प्रशासनिक हस्तक्षेप को बढ़ाता है जिससे धार्मिक मामले में सरकारी नियंत्रण का सवाल उठता है जो संवैधानिक वैधता की चुनौती है। संवैधानिक वैधता को चुनौती है ये कि धार्मिक मामलों में प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का है भाई, ये न्यूज़पेपर ने बताए हैं, न्यूज़पेपर ने बताए हैं ये सारे के सारे की इशू जिसके आधार पर चैलेंज किया जा रहा है वक्फ कानून को। ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़पेपर का है और इनके आधार पर चैलेंज किया जा रहा है, मेरा नहीं है ये। मैंने न्यूज़पेपर से उठाया आपको लिए कि भाई समझा दूं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं इस एक्ट में।
सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है? 3 न्यायाधीश की बेंच, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कानून की वैधता, इसके प्रभावों पर गहन विचार विमर्श की मांग की है, जो न्यायिक समीक्षा का हिस्सा है, जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वायत्ता व अन्य प्रावधानों का हवाला दिया है कि हमारी धार्मिक स्वायत्ता का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार के पास स्ट्रांग मुद्दे कौन कौन से हैं? सरकार का पक्ष है कि हम महिलाओं की भलाई कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस कर रहे हैं। सरकार का 2 ही सबसे बड़ा इशू है। अगला है कि बिंदु, सरकार का कहना है कि नया कानून वक्फ प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा, इम्पैक्टफुल बनाएगा और ट्रांसपेरेंट बनाएगा पूरे वक्फ कानून को, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन केवल इन 2 चीज़ों के आधार पर आप कलेक्टर के हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप गैर मुस्लिमों की नियुक्ति प्रक्रिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मामले का सब विचार क्या है? तो यह मामला वक्फ संपत्तियों पंजीकरण प्रबंधन से संबंधित कई अन्य मुद्दों को प्रभावित कर सकता है। यह लंबी कानूनी बहस का हिस्सा हो सकता है और धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों पर असर डालेगा। और ये न केवल धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों पर असर डालेगा बल्कि सामाजिक विभाजन को बढ़ाएगा। पूछिए कैसे? कल को कोई गैर हिंदू सदस्य अगर वक्फ बोर्ड में बैठते हैं और वो अगर ऐसा फैसला देते हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों के अनुरूप नहीं है, तो फिर पूरे देश में उन्माद उत्पन्न हो सकता है, पूरे देश में धार्मिक विभाजन क्रिएट हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखने योग्य है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला देती है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है नेक्स्ट न्यूज़? 2 डे कॉन्क्लेव ऑन बुद्धिज्म इन अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट वीक से होने वाला है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 दिनों का बुद्धिज्म का कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने 21-22 अप्रैल 2025 को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में पहली बार, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम कुछ करेंगे तो अब चीन का टिप्पणी आएगा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये हमारा भाग है ना? तो अब देखते हैं जरा। 2 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यह सम्मेलन भारत के उत्तर पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रभाव को उजागर करने के लिए आयोजित हो रहा है। और नामसाई जो म्यांमार की सीमा पर स्थित है, इस आयोजन के लिए चुना गया है, जो रीजनल, कल्चरल और जो रिलीजियस कनेक्टिविटी है उसको दिखाता है। और इसी के कारण से नामसाई जगह को, जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है, वहाँ पर इसको किया जा रहा है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ जो है, बौद्ध परिसंघ जिसको IBC कहा जाता है, और संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। PT फैक्ट क्या क्या हो गए? 21-22 अप्रैल 2025 अरुणाचल प्रदेश नामसाई 2 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन। और क्या हो गया? IBC और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित हो रहा है। पर्पस क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट में कल्चरल और धार्मिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का इतिहास, प्रसार और उत्तर पूर्व भारत में इसके प्रभाव को प्रदर्शित करना हमें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म का क्या प्रभाव रहा, प्रसार कैसे हुआ है और इतिहास क्या रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का है बल्कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक एकता और बौद्ध परंपरा को भी बढ़ावा देने पर केंद्रित किया जा रहा है। इसका विशेष आयोजन इसलिए भी किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि अरुणाचल प्राचीन बौद्धिज्म का केंद्र रहा है प्राचीन काल से ही। आज भी वहाँ पर शानदार मॉनेस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, अद्भुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री देखने को मिलेगा आपको। प्रतिभागियों की विविधता बिंदु सम्मेलन है भूटान, गुवाहाटी, जिंगमे, थिनले, नामग्याल। बौद्ध छात्र कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार से और देश के विभिन्न हिस्सों से अधिकारी व बौद्ध विद्वान जो हैं वो वहाँ पर एकत्रित होंगे। और बुद्धिज्म भारत का सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर मैंने आपको पहले ही समझाया था, ऐसी चीज़ें जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और वो भारत की तरफ में पॉजिटिव रुख अपनाने के लिए उनको मजबूर कर सकती, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उसी को सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जैसे बुद्धिज्म पूरी दुनिया में माना जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो हमारा एक सॉफ्ट पावर है। हिंदुइज्म भी सॉफ्ट पावर है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ भी आकर्षित होते हैं। रामायण सॉफ्ट पावर है, योग सॉफ्ट पावर है, और क्या है, भोजन, नृत्य, गीत, संगीत, फिल्म, ये सब हमारे सॉफ्ट पावर में ही आते हैं। सॉफ्ट पावर से सवाल पूछा गया है PCS मेंस 2023 UKPSC। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, पहले बौद्ध धर्म सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किए गए थे, लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश में आयोजन करने की अनुमति की आवश्यकता के कारण से चुनौतीपूर्ण है और वहां पर किया भी जा रहा है। सही भी है, करना भी चाहिए। म्यांमार और चीन के साथ हमारे सीमा विवाद हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा करना चाहिए। उत्तर पूर्व का बौद्ध महत्व क्या है?
उत्तर पूर्व भारत विशेषकर नामसाई बौद्ध धर्म की परंपरा, मठवासी संस्कृति और विरासत का केंद्र रहा है। मठ वही जो आपको मैंने मोनेस्ट्री बताया उसी का केंद्र रहा है। नामसाई जिले में थेरवादी बौद्ध धर्म, अब ये कहाँ है, कल मैंने पढ़ाया है रिवीजन वीडियो में, परसों मैंने पढ़ाया है। थेरवादी बौद्ध धर्म श्रीलंका में माना जाता है, इसको श्रीलंका में थेरवादी बौद्ध धर्म को माना जाता है, जो 18वीं 19वीं सदी म्यांमार के चिंदविन घाटी में आई थी। यह क्षेत्र स्वदेशी जनजातियों के लिए जैसे ताई खामती के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र है, और बुद्धिज्म ने भारत के कल्चरल कनेक्टिविटी को इन सभी जगहों पर बढ़ावा दिया है। इसके कारण से हम वहाँ पर इसको आयोजित कर रहे हैं। पहला दिन बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित होगा, और इसी प्रकार से अगले दिन 2 दिनों का है सम्मेलन, तो दूसरे दिन क्या होगा, स्वर्ण पैगोडा नाम से प्रार्थना और शांति के लिए होगा। ठीक है, अभिजीत हलदर आईबीसी के महानिदेशक अभिजीत हलदर ने इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। ठीक है, अब हो गया, ये टॉपिक खत्म करते हैं। और क्या है, तो यह क्षेत्र म्यांमार से आई ताई खामती समुदाय के कारण बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। नामसाई के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे एक एग्जाम में पूछे कि नामसाई, जगहों को मैच कीजिए राज्य से। नामसाई कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, म्यांमार बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, विशेष रूप से ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर। इससे पहले कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर है भारत में, आपसे पूछा जाए तो वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गुरुग्राम भारत में, गुरुग्राम हरियाणा में, यहीं दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो दूसरा हेडक्वार्टर होगा वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए कहा जाता है। आईबीसीए स्थापित करने का विचार भारत ने ही रखा कि बिग कैट्स को लेकर, जो बड़ी बिल्लियां हैं उनको लेकर के हम एक अलायंस बनाएं, जिन जिन देशों में बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं, जिससे इनका वैश्विक स्तर पर संरक्षण हो सके, वैश्विक स्तर पर इनको बढ़ावा मिल सके, वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जा सके बिग कैट्स को सेव करने का। ये की स्पीसीज में आते हैं। की स्पीसीज का मतलब, अगर एक स्पीसीज विलुप्त हो जाए, की स्पीसीज जो होते हैं इनके इर्द गिर्द पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण हो पाता है। अगर टाइगर विलुप्त हो जाएंगे, बिग कैट्स विलुप्त हो जाएंगे, तो इकोसिस्टम का फॉल हो सकता है, इतने बड़े होते हैं, इसीलिए इनको की स्पीसीज भी कह दिया जाता है। आपने परिभाषा पढ़ा होगा, इकोलॉजी वाले में पढ़ना होता है गुरु, ये सभी की स्पीसीज क्या होते हैं और इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं, ये सब पढ़ना होता है ना। अंतर्राष्ट्र कहाँ से पढ़ें, तो कोई भी एक किताब उठा लीजिए इकोलॉजी का, उसमें मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी पता नहीं, एनसीईआरटी में तो कोई विशेष ऐसा नहीं दिखता, आपको याद हो तो बताइएगा। बाकी सबसे अच्छी हिंदी मीडियम की जो बुक आती है ना, वो है इंग्लिश मीडियम की शंकर आईएएस की बुक आती है इकोलॉजी की, और हिंदी मीडियम में आपको दृष्टि का इकोलॉजी शानदार है, आईएएस दृष्टि आईएएस का। तो सारा नहीं पढ़ना होता, लेकिन परिभाषा वाला भाग पढ़ना होता है गुरु, वो मेन से पूछा जाता है, पीटी में पूछा जाता है कई बार। आपसे बीपीएससी में एक बार को छोड़ भी थे, यूपीएससी में जरूर पूछा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का बुक भी बताया है, इच्छा हो तो पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्यालय भारत में बन सकता है। नई दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय लिया जा रहा है कि भारत में चूंकि दुनिया के टाइगर पॉपुलेशन का मोर देन 80% भारत में है, इसलिए भारत में क्यों ना आईबीसीए का मुख्यालय बनाया जाए। भारत सरकार ने बोला कि हम बनाएंगे। यह कदम भारत को वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित करता है। आईबीसीए का फोकस 7 बड़े जंगली बिल्ली जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, बाघिन और स्नो लेपर्ड, ये 7 होते हैं, इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। सब के सब अलग होते हैं, सबका रहने का भी जगह अलग होता है, और अगर रहने का जगह एक होता है तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। इससे भारत के पर्यावरण नीति और वैश्विक सहयोग के प्रतिस्पर्धा को मजबूत मिलेगी। भाई ठीक है, हमारा वैश्विक छवि भी इससे बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही आइडिया था आईबीसीए को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में आईबीसीए की शुरुआत की, जो भारत के 50वें स्थापना वर्ष का हिस्सा है। किसका स्थापना वर्ष भाई? तो भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, टाइगर को संरक्षित करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में आईबीसीए की शुरुआत के लिए मोदी जी ने यह आइडिया दिया, और अब इसकी शुरुआत की जा चुकी है। भारत भी इसमें शामिल है, और भी बहुत सारे देश शामिल हुए हैं। अब इसका हेडक्वार्टर भारत में बनाए जाने की वार्तालाप चल रही है, बनाया भी जाएगा।
प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए 1973 बाघ संरक्षण से अग्रणी रहा है। यह भारत के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को दिखाता है कि भारत उन देशों में से एक है जिसने टाइगर को बचाने में और उनकी संख्या को बूस्ट करने में बहुत हद तक सफलता पाई है। वर्तमान में 3300 से ज़्यादा भारत में टाइगर मौजूद हैं। आईबीसीए समझौते का हस्ताक्षर प्रभावी तिथि क्या है? तो आईबीसीए समझौते पर 2023 में हस्ताक्षर हुए हैं। फरवरी 2024 में प्रभावी हुआ है, मतलब लागू हुआ है। समझौते में भारत समेत 5 देश लिबेरिया, एस्वातिनी, सोमालिया, निकारागुआ ने हस्ताक्षर किया। इसका प्रभावी होना आईबीसीए के वैधानिक ढांचे को मजबूत करता है। वित्तीय और बुनियादी ढांचा सहायता क्या है? सरकार ने आईबीसीए के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। यह धनराशि सचिवालय की स्थापना, कर्मचारियों की भर्ती, वैश्विक बैठक के लिए उपयोगी होगी। यह भारत की आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग की क्षमता को भी दर्शाता है। अन्य देश भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं धीरे धीरे करके, और इसका विस्तार भी हो रहा है। मुख्य रूप से जो हम लोग आईबीसीए के द्वारा कर रहे हैं गुरु, वो है क्या? तो भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा ये चीज़ दुनिया को दिखाया कि टाइगर को या बड़े कैट को कैसे बचाया जाता है। ठीक है, अगर हमने ये सीख लिया और हमारा एक्सपीरियंस भी शानदार रहा है, हमने इसमें आउटकम भी प्राप्त किया है, रिजल्ट भी हमें मिला है, तो अब चूंकि भारत को सफलता मिला है तो भारत अपने एक्सपीरियंस को, सफलता को दुनिया के साथ में साझा करना चाहता है। वो किसके माध्यम से? तो आईबीसीए के माध्यम से। इसलिए भारत सरकार इसका हेडक्वार्टर भी भारत बनवा रही है और देशों को इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप सभी भी इसमें शामिल हों और इस क्षेत्र में प्रयास करें। बस यही है इस टॉपिक में। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें खींचा गया है, न्यूज़ में खींचा जाता है चीज़ों को, इसका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक एक टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। वो है V2G यानी कि व्हीकल टू ग्रिड। इसको मैंने स्किप किया है कि आपके व्हीकल में अधिक ऊर्जा है तो उसको ग्रिड में स्थानांतरित कर दें, पढ़ेंगे उसको भी। लेकिन फिलहाल हम लोग इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मस्ट रोल बैक, एक ऑर्डर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया है। डीसल्फराइजिंग, ये क्या होता है, इस तकनीक को भी समझेंगे हम लोग कि क्या होता है और क्यों इस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है। पहले इस न्यूज़ का क्रक्स निकालते हैं कि इस न्यूज़ का क्रक्स क्या है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने वातावरण मंत्रालय लिख दिया है ट्रांसलेशन में। ये पर्यावरण मंत्रालय का FGD आदेश, ये क्या है? तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इस तकनीक को मैं पढ़ाऊंगा आज। क्या पता पूछ ले आपसे, प्रीलियम में ही पूछ ले कि FGD तकनीक आज कल चर्चा में रहा है, किससे संबंधित हैं। मेंस एग्जामिनेशन में क्या पता आपसे पूछ ले कि FGD तकनीक किसके लिए उपयोगी है, शॉर्ट आंसर में, है ना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय 2015 की नीति के तहत भारत के 537 कोयला संचालित संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली लगाने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस आदेश को रोल बैक किया जा सकता है, फिर से वापस ले सकती है भारत सरकार। स्पष्टीकरण क्या है? FGD, इसको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी पढ़ाऊंगा FGD क्या होता है, सल्फराइजेशन और डीसल्फराइजेशन क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रौद्योगिकी है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करती है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, जो पूछा भी गया है, बीपीएससी प्रीलिम में पूछा गया है, आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा सल्फर का उत्सर्जन किससे होता है? तो वो है थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित जो पावर प्लांट होते हैं उनसे, कोयला और जीवाश्म ईंधन आधारित जो पावर प्लांट्स होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा SO2 और NO2 का उत्सर्जन होता है। सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन इन्हीं से होता है, जो कि बेहद घातक होता है और ये ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण से पर्यावरण, वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। तो सल्फर को रोकना ही डीसल्फराइजेशन होता है। सल्फर को रोकना ही डीसल्फराइजेशन होता है। अगर आपके इर्द गिर्द सल्फर अधिक है तो आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधों पर काइयाँ नहीं लगेगी, यानी कि आपका एयर पॉल्यूटेड है। और अगर आपके घर के इर्द गिर्द सल्फर का प्रदूषण नहीं है तो आपको पेड़ पौधों पर सामान्य तौर पर काइयाँ देखने को मिल सकती हैं बरसात के मौसम में, नहीं तो नहीं लगेंगी। सल्फर का बहुत घातक होता है और ये नुकसान पहुंचाता है इंसान को। यह आदेश कोयला संयंत्र उत्सर्जन को कम करने के पर्यावरण संरक्षण के लिए लाया गया था, लेकिन इसके व्यवहार्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये ऑर्डर प्रैक्टिकल नहीं है। आप ऑर्डर कुछ भी पारित कर दोगे, लेकिन हमारे संयंत्र जो हैं वो इसको लेकर के तैयार ही नहीं है, तो आपके ऑर्डर का कोई मायने नहीं रह जाएगा।
एफजीडी लागू करने की सीमा, एफजीडी केवल उन कोयला संयंत्रों पर लागू किया जाना चाहिए जहां कोयले में सल्फर 0.5% से अधिक हो। स्पष्टीकरण अध्ययन बताते हैं कि भारत के अधिकांश कोयले में सल्फर की मात्रा 0.5% से कम है, इसलिए सभी संयंत्रों में एफजीडी लगाना अनावश्यक हो सकता है। भारत में ये जो आदेश लागू किया गया, ये वहीं पर लागू किया गया जहां पर कोयले में सल्फर की मात्रा 0.5% से आधा % से ज़्यादा हो। लेकिन भारत में जितने कोयले पाए जाते हैं उन सब में 0.5% से कम मात्रा में है कोयला। इसलिए अगर आप इस आदेश को लागू करते हैं और इस आदेश के अनुसार से खर्चा करना पड़ता है कंपनियों को, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, इससे नुकसान हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्ययन से सुझाव दिया है कि आदेश को वापस लिया जाए क्योंकि भारत के कोयला संयंत्रों में SO2 उत्सर्जन का स्तर कम है। NIS पाया गया कि भारत के जलवायु परिस्थिति या कोयले की गुणवत्ता का कारण SO2 उत्सर्जन एसिड रेन का प्रमुख कारण नहीं है। अब जरा यहाँ पर रुकिए, एक बार पूछा गया था UPSC PT में भी शायद पूछा गया है कि एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, ताजमहल को जो नुकसान पहुंच रहा है, आप NCERT का अध्ययन करें उससे मिलेगा आपको। ताजमहल को जो नुकसान पहुंच रहा है इसमें 2 कारण माना जाता है। एसिड रेन सबसे बड़ा कारण माना जाता है। एसिड रेन का मतलब होता है मथुरा में रिफाइनरी बनाया गया है। मथुरा शहर भगवान कृष्ण का जन्मभूमि, वहाँ पर रिफाइनरी बनाया गया। रिफाइनरी जो तेल को रिफाइन करता है, और मथुरा और आगरा बहुत नज़दीक हैं, कुछ ही किलोमीटर का अंतर है। चूँकि मथुरा में रिफाइनरी के कारण से वहाँ से भारी मात्रा में SO2 का उत्सर्जन होता है। SO2 थर्मल पावर प्लांट और रिफाइनरी से सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं और ये एसिड रेन का कारण बनते हैं। एसिड रेन मतलब वहाँ पर सल्फर और वो क्या है तो नाइट्रस है ऑक्साइड। अब इसके कारण से, एसिड रेन के कारण से CaCO3 जो चूना पत्थर है, CaCO3 चूना पत्थर जो है जिसका ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर, ठीक है, उसको अगर एसिड आप उस पर गिराएंगे तो लगातार तो उसको नुकसान पहुंचता है। उसका जो लाइट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, पीलापन आने लग जाता है, एसिड रेन इसी को कहा जाता है। तो इसके कारण से ताजमहल के आसपास और इन सब चीज़ों को लेकर कई बार कंसर्न जाहिर किए गए हैं कि ताजमहल को, खूबसूरत ताज को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब आपको पता चला, कितना सारा कुछ बताया हमने, लेकिन ऐसा मान रहे हैं भारत के साइंटिस्ट वगैरह कि भारत में एसिड रेन का प्रमुख कारण SO2 नहीं है। ठीक है, NIS के अनुसार भारत में SO2 उत्सर्जन से एसिड रेन का प्रभाव सीमित है। FGD से उत्सर्जन में केवल 17 मिलियन टन की कमी संभव है। स्पष्टीकरण, वैश्विक तापमान में 1850 से 1900 के सापेक्ष 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पहले ही हो चुकी है। SO2 में मामूली कमी का वैश्विक गर्मी पर असर सीमित होगा। ये जलवायु परिवर्तन पर तो अंतर सरकारी रिपोर्ट के से भी मेल खाता है कि भाई आपको SO2 खत्म करने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप सभी कंपनियों के लिए आदेश जारी कर दें। कोयले की गुणवत्ता और क्षेत्रीय भिन्नता है। भारत में कोयले में सल्फर की मात्रा 0.3% से 0.5% के बीच है, जो FGD की आवश्यकता को कम करता है कि FGD आवश्यक नहीं है। बेंगलोर में किए गए अध्ययन में पता चला कि सल्फर कम होने के कारण FGD का प्रभाव कम रहेगा, यानी कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का प्रभाव कम रहेगा। मैं जरा आपको क्या बताऊँगा, तो थोड़ा सा मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेज के नाम बताऊँगा और उसके बाद से मैं आपको FGD क्या होता है ये भी बताऊँगा। FGD से SO2 में कमी वैश्विक तापमान पर मास्क प्रभाव डाल सकती है, लेकिन इसका असर सीमित होगा। अब जरा देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है HFC होता है, उसके बाद से पेरफ्लोरोकार्बन होता है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है SF6 होता है। ये सारे के सारे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत से भी उत्पन्न होते हैं और कुछ मानव निर्मित स्रोत से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे मीथेन का उत्पादन प्राकृतिक स्रोत से ज़्यादा होता है, चावल की खेती, जानवरों का पशुपालन, इनसे ज़्यादा होता है। मांस उद्योग से मीथेन का उत्पादन अधिक होता है। वहीं पर बाकी जो SF6 वगैरह दिख रहे हैं ये मानवीय कारणों से होता है। अब जरा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है, तो FGD एक पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है तो सल्फर को कम किया जाता है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए उपयोग की जाती है और इसी तकनीक को FGD कह दिया जाता है। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, क्यों पढ़ रहे हैं हम? अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों पढ़ रहे हैं भैया, पूछा जाएगा क्या 71 BPSC में, मुझे नहीं पता, क्या पता मेंस से आपसे पूछ ले, क्या पता प्रीलियम में पूछ ले,
अगर मुझे सपने में बता देते मनु भाई परमार कि ये सवाल आने वाला, वही वही पढ़ा दो, तो वही वही मैं पढ़ाता आपको। मुझे पता है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग ये रिलेवेंट है, ये थोड़ी ना पूछेगा। जिस दिन पूछ लेगा फिर आप बोलोगे सिलेबस में तो था ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। नहीं भी पढ़ा फिर भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए इन्वायरमेंट पर आप निबंध लेखन कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप लिख देंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो समस्या है उसको कम करने के लिए हम FGD तकनीक को अपना सकते हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है निबंध चेक करने वाले पर या आंसर चेक करने वाले पर। ठीक है, तो केवल सेलेक्टेड पर की तैयारी नहीं होती है, कंप्लीट अध्ययन करना पड़ता है। स्पष्टीकरण क्या है? यह प्रक्रिया आमतौर पर चूने, लाइमस्टोन या चूने के पानी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से काम करती है, जो SO2 को कैप्चर कर उसे ठोस अपशिष्ट जैसे कि जिप्सम में परिवर्तित कर देती है। इससे वायु प्रदूषण, एसिड रेन को कम करने में मदद मिलता है। चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, लाइमस्टोन के चूने के पानी के साथ में, जो SO2 को क्या करती है, कैप्चर कर लेती है और उसको ठोस में जैसे जिप्सम में परिवर्तित कर देती है। इससे क्या हो जाता है, एसिड रेन जो पर्यावरण में सल्फर का उत्सर्जन हो गया है वो नहीं हो पाता है और वातावरण में सल्फर जाने से रुक जाता है। FGD का उद्देश्य होता है मुख्य रूप से SO2 के उत्सर्जन को कम करना, जिससे श्वसन रोग को बढ़ता है भाई श्वसन रोग, और अम्लीय वर्षा होती है जो मिट्टी और जल स्रोत और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाती है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है, भवनों को नुकसान पहुंचाती है। भारत सरकार ने 2015 में पर्यावरण मंत्रालय के तहत 537 कोयला संचालित संयंत्रों में FGD लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन ये व्यवहार्य नहीं है और इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। FGD की स्थापना की लागत प्रति मेगावाट पर 1.2 करोड़ है और इसका रखरखाव लागत भी बहुत उच्च है, इसलिए अब इसको लगाने की बात जो है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। कोयले गुणवत्ता और FGD की आवश्यकता। भारत में कोयले में सल्फर की औसत मात्रा बताया ही मैंने आपको, इसी कारण से FGD की आवश्यकता भारत में नहीं है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। ये सब चीज़ें रिपीटेड हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने आपको ये टॉपिक समझा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था, अगर FGD का उपयोग नहीं करते हैं, मान लीजिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना, आपसे ही पूछा जा सकता है, क्या पता आप अधिकारी बने तभी आपको बोले कि भाई इसका समाधान करो, FGD नहीं लागू करना चाहते तो और क्या समाधान हो सकता है? चिमनी की ऊंचाई को बढ़ा करके। चिमनी जितना ऊंचा होगा, आपने अगर फील किया होगा तो बिहार में सामान्य तौर पर मैंने देखा है कि रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे ईंट भट्टों का जो चिमनी होता है बहुत छोटी हाइट की होती है चिमनी, बहुत छोटी हाइट की, और उस छोटी हाइट की चिमनी के कारण से वहाँ के आस पड़ोस का हवा खराब हो जाता है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई अगर आप बढ़ा देंगे, वैकल्प क्या है इसके पास, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास अगर हम FGD का उपयोग नहीं करना चाहते हैं? तो ऑप्शन यही है कि हम चिमनी की हाइट को और भी ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर और अच्छे किस्म के कोयले का उपयोग कर सकते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा 0.3% या उससे कम ही हो जाए, इससे सल्फर का उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो ये कुछ वैकल्पिक स्रोत हो गए जिसका आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक, इसमें आपको PT फैक्ट की बस आवश्यकता है। साइंटिस्ट यूजिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप टू फाइंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइन एंड ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, वैज्ञानिक लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप यूज कर करके ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एलियन शब्द को लेकर बड़ा लोग उत्साहित हो जाते हैं। आजकल ब्रॉडकास्ट में खूब चलता है कि एलियन आई और गाय चुरा के ले गए। इतना खर्चा करके एलियन आया पृथ्वी पर गाय चुराने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। एलियन बड़ा ही आपको आश्चर्यचकित करने वाला शब्द है। एलियन का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। एलियन वस्तु, जैसे समुद्र के तल पे कई सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको एलियन जीव कह दिया जाता है, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा है, कभी नहीं सुना है। अज्ञात चीज़ बोलते हैं, अज्ञान है, उसके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज कुछ नहीं है। ठीक है, एलियन ग्रह K2-18b के वायुमंडल में जीवन के सबसे मजबूत संकेत हमें मिले हैं बायोसिग्नेचर में। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये मानवीय इंजीनियरिंग का सबसे शानदार उदाहरण है। आप पृथ्वी के बाहरी कक्ष से हमसे करोड़ों खरबों दूर, लाइट वर्ष दूर जो चीज़ें हैं उसका हम शानदार फोटोज़ ले पाते हैं। तो इसी की मदद से हम लोग एलियन ग्रह K2-18b कहीं पर है और इसमें हम लोग बायोसिग्नेचर हमें मिला है, मजबूत संकेत मिले हैं जीवन के कि यहाँ पर जीवन हो सकता है।
यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह पृथ्वी से परे जीवन की खोज में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करके दूर के ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करता है। K2-18b पर जीवन के संकेत। K2-18b आपसे सवाल क्या पूछेगा? सवाल एलियन पूछेगा क्या? नहीं। हाल ही में K2-18b चर्चा में रहा है। ये निम्न में से क्या है? ये एक बीमारी है, ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए AI टूल है, और ये एक नया ग्रह है। इस प्रकार से आपसे पूछ सके, एक नया वायरस है, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो क्या है ये? तो एक एलियन ग्रह है जिस पर जीवन के हमें संकेत मिले हैं। पूछा जाता है इस प्रकार के सवाल, गुरु पूछते हैं। मैं ही पूछ लूँ, क्या पता टेस्ट में अपना टेस्ट आएगा। अभी नहीं आएगा, आएगा बता दूंगा। पीटी का टेस्ट। वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डी सल्फाइड जैसे गैसों के रासायनिक निशान मिले हैं जो पृथ्वी पर केवल जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। डीएमएस मुख्य रूप से समुद्री फाइटोप्लैंक्टन जैसे शैवाल द्वारा उत्पादित होते हैं, और हमें इसे डाइमिथाइल डी सल्फाइड इसका प्रमाण मिला है जो शैवालों के द्वारा उत्पादित होते हैं। पृथ्वी पर भी जीवन का प्रारंभ जल से ही हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं संकेत कि ये जल में कुछ ऐसा है जिसके कारण से डाइमिथाइल डी सल्फाइड गैस के रासायनिक प्रमाण मिले हैं, और उसके प्रमाण मिलने के बाद हम खुश हो गए हैं कि हो सकता है वहाँ पर सूक्ष्म जीव, माइक्रो लेवल के जीव हों, या फिर शैवाल वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, जीवन की पुष्टि नहीं माना बल्कि संभावित बायोसिग्नेचर बताया, जिसे सावधानी से देखने की जरूरत है। K2-18b पृथ्वी से 6 गुना बड़ा है और व्यास भी इसका काफ़ी बड़ा, जो संभावित निवास योग्य ग्रह हो सकता है। निवास योग्य ग्रह हो सकता है। यह ग्रह अपने मेजबान तारे K2-18 की निवासी योग्य कक्षा में स्थित है, जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। इसका आकार और स्थिति ऐसे एक्सोप्लैनेट अध्ययन के लिए रोचक बनाता है। एक्सोप्लैनेट यानी कि सौर मंडल के बाहर है, ये सौर मंडल के बाहर है। इसका तारे का नाम है K2-18b, यानी कि K2-18 नाम है इसके तारे का, K2-18 इसके तारे का। हमारे तारे का नाम है सन, और सन में हम अर्थ ग्रह पर रहते हैं। K2-18 सन का नाम है, और K2-18b ये क्या है? तो ये उस ग्रह का नाम है। ठीक है, अब हम अपना पृथ्वी इतना तबाह कर चुके हैं कि हमें अलग ग्रह की आवश्यकता पड़ रही है। यह खोज सौर मंडल से परे जीवन की खोज में एक परिवर्तनशील क्षण है और अवलोकनात्मक एस्ट्रोबायोलॉजी के युग की शुरुआत है। ठीक है भाई, बात ये है ना गुरु कि आपको लग रहा हो कि ये सब चीज़ों में क्या घुसना, ये सब चीज़ें हमारे काम की थोड़ी ना है। आज से 100 साल पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि आप एक इंस्ट्रक्शन दोगे और मशीन आपको कुछ सेकंड में आपका जो डिवाइस है वो शानदार फोटोज़ बना करके दे देगा, पेंटिंग बना करके दे देगा। 100 साल पहले छोड़िए, 20 साल पहले भी कोई नहीं सोच सकता था। ठीक है, और आज वो चीज़ पॉसिबल है। 5 साल के बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता, उसके अगले 5 साल बाद क्या होगा नहीं पता। स्पेस में होटल बनाने की बात हो रही है कि जहाँ पर होटल बनाया जाए और वहाँ पर पृथ्वी से यात्रियों को पैसा लेकर के ले जाएं, वो वहाँ पर रहें, किराया पे करें और फिर उनको लेकर के आ जाएं। स्पेस होटल बहुत जल्द बन जाएगा, वो तो 2030 तक में बनने की बात हो रही है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आने वाले समय में सब संभव होगा। यह अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल्स लेटर प्रकाशित हुआ है, जिसका नेतृत्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के निक्कू मधुसूदन ने किया है। यह वैज्ञानिक पत्रिका खगोल विज्ञान भौतिकी क्षेत्र प्रतिष्ठित है, और अध्ययन उपयोग की गई डेटा और पद्धति वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा समीक्षा हेतु मान्य होती है। और इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और K2-18b की खोज 2015 में ही किया गया था, लेकिन अब यहाँ से बायो सिग्नेचर भी हमने प्राप्त कर लिए हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, पर डे पढ़िए, एक टारगेट बना करके पढ़िए। आज मुझे ये 4 चैप्टर ख़त्म करना है, ये जिद होना चाहिए पढ़ते समय, नहीं तो भटक जाएंगे आप, फिर तो रील देखने लग जाएंगे। आज मुझे ये ज्योग्राफी का 2 चैप्टर ख़त्म करना है, किसी भी हालत में करना है, वीडियो से करना है, ऑडियो से करना है, किताब से करना है। ये जिद होना, नहीं तो उठूँगा नहीं बस। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत जल्द कंप्लीट होगा सिलेबस, पढ़ने में भी मन लगेगा सेल्फ स्टडी में, नहीं तो सेल्फ स्टडी फिर हो नहीं पाता है। धन्यवाद आप सभी का।